Good evening to all. This is Vishnu Kumar Dwivedi, and I welcome you to all some classes of excellent education. आज हम लोग जनरल के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स थे। तो कौन कौन जुड़ा है आज हम लोगों के साथ? अर्पिता कुमारी, Deepak. Very good evening, Deepak. Good evening to all. तो बताइए, साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं और आज हम टॉपिक है में हम सारे टॉपिक कवर करेंगे। जनरल साइंस के जितने भी टॉपिक आते हैं वो सारे आज धीरे धीरे करके इसमें है आज आगे बढ़ते जाएंगे और जो भी टॉपिक्स हैं उनको डिटेलली थॉरोली हम लोग डिस्कस कर यहाँ पर। जनरल साइंस क्या है? क्या है? सबसे पहली बात यही होती है, कोई भी आपका सब्जेक्ट कभी कोई बताता है इसमें क्या गया है या क्या क्या इसके अंतर्गत पढ़ते हैं कि आकर चले गए। जो टेक्स्ट बुक है उसको उठाने के बाद पढ़ाना स्टार्ट कर कुछ उनका कुछ बच्चों ने भी उन्होंने वरी नहीं करा, सर ये चीज समझ नहीं आ रही, जब वहां तक पहुंचे ही नहीं। तो always have the knowledge of your subject in deep. We discuss what is science. साइंस क्या हो रहा है? जो भी बच्चे जुड़ते जाएंगे कृपया एक कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे जिससे वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को चीजों को नोट कर सकें। क्या है साइंस? एक लैटिन शब्द है जो इन भाषा से लिया था और इसका मतलब क्या है? नो और टू एक्वायर, यानी कि और एक्वायर माने क्या है? ज्ञानार्जन करना या ज्ञान लेना। साइंस एक भाषा का है और शब्द मूलतः वो शब्द क्या है? साइंटिया, जिसका अर्थ हो टू नो और टू एक्वायर। समझ गए? अब जानना क्या है, एक्वायर करना क्या है? साइंस इज द सिस्टम ऑफ एक्वायरिंग दिस सिस्टम uses the experimentation observations to describe, explain natural phenomena. साइंस एक ऐसा सिस्टम है, एक पद्धति है जो एक्वायर कराता है, ज्ञान अर्जित कराती है या ज्ञान प्राप्त कराती है किसके विषय?
दिस सिस्टम यूजेस एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब ये पद्धति, ये सिस्टम क्या करता है, एक्सपेरिमेंटेशन कराता है, ऑब्जर्वेशन कराता है, यानी कि जो भी हम चीजें सीख रहे हैं उसके लिए क्या करेंगे, यानी कि प्रयोग करें और यानी कि उसको समझेंगे हो रहा है। अब किस किस का ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन नेचुरल फिनोमिना, किस करेंगे ऑब्जर्वेशन के, प्राकृतिक परिघटना आकलन का, ऑब्जर्वेशन का एक्सप्लोरेशन करेंगे। फिर क्या होगा कि दिस प्योर साइंस इट्स एप्लीकेशन गिव्स राइजेस अप्लाइड साइंस, मीन्स क्या है, ये आगे चलकर क्या करेगा, ये आगे चलकर बेटा यही ज्ञान जब हम उसको एक्सपेरिमेंटेशन कर लेंगे और ऑब्जर्वेशन कर लेंगे उस चीज, तो फिर बन जाएगा प्योर साइंस बन जाएगी। क्योंकि हमने जब ऑब्जर्वेशन कर लिया और एक्सपेरिमेंटेशन भी कर लिया तो हमें उस चीज की शुद्धता परिशुद्धता ज्ञात हो गई। समझ पा रहे हैं? फिर ये प्योर साइंस क्या करती है, दिस प्योर साइंस इन इट्स एप्लीकेशन गिव अप्लाइड साइंस, मतलब क्या है कि दिस प्योर साइंस इन इट्स एप्लीकेशन, प्योर साइंस जब बन जाएगी, प्योर साइंस आपकी प्योर साइंस के विषय में ये जो ज्ञान अर्जित किया है आपने, इसको आप जब प्यूरिफाई कर लेंगे, यानी कि इसका शुद्ध आकलन कर लेंगे, तो यही क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, या किसी भी ज्ञान और उसका जो है एप्लीकेशन यूज हो जाएगा। एप्लीकेशन माने किसी भी क्षेत्र में यूज करना। फिर जब हम यूज कर लेंगे, गिव राइज टू अप्लाइड साइंस, ये क्या करेगा, ये जब यूज होने लगेगा तो ये अप्लाई होने लगेगा, तो वही विज्ञान जो हम लोगों ने अर्जित किया था, उसका ज्ञान अर्जन किया था, वो क्या करेगा, अप्लाइड साइंस में कन्वर्ट हो जाएगा, अप्लाई होने लगेगा हर चीजों पे, जो भी हमारे नेचुरल फिनोमेना हैं। एंड अल्टीमेटली, अभी समझाऊंगा क्या मतलब हो रहा है, एंड अल्टीमेटली टू द टेक्नोलॉजी, एंड अल्टीमेटली टू माने फिर जब इसका जब यूज होने लगेगा हर जगह, एप्लीकेशन इसका करने लगेंगे, एप्लीकेशन में यूज करने लगेंगे साइंस का, जो क्या कहलाएगा, वो एक तकनीकी तौर कहलाएगा, तकनीकी रूप ले लेगी साइंस। समझ पा रहे हैं? तो साइंस क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जो ज्ञान अर्जन करता है, यानी कि नॉलेज एक्सेप्ट करता है, एक्वायर करता है, और ये सिस्टम एक्सपेरिमेंटेशन पे वर्क करता है, यानी कि प्रयोगों पर आधारित है, और ऑब्जर्वेशंस पर वर्क करता है। अब क्या करेगा, नेचुरल फिनोमेना को, जितने भी हमारे नेचुरल फिनोमेना हैं, यानी कि प्राकृतिक भी हम देखते हैं आसपास धरती में, वो सारी क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, तो उनके पीछे किसी न किसी चीज जो भी हम लोग देखते हैं और अपने नेचर, तो उसके पीछे का कारण उस विज्ञान है।
वो बात अलग है कि हम लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो है। क्या है? दिस प्योर साइंस गिव्स राइज टू अप्लाइड साइंस। जब ये हम लोग नेचुरल फिनोमेना कर लेंगे, उसका एक्सपेरिमेंटेशन कर लेंगे, तो ये प्योर साइंस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा? एप्लीकेशन बनेगा इसका। जिस तरीके से जेम्स वाट ने अपने एक्सपेरिमेंटेशन उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक केतली ली, पानी उबाल रहे थे, तो केतली में उन्होंने क्या देखा, जैसे ही उन्होंने ढक्कन रखा था उस केतली पर, तो तस्तरी को जब उन्होंने स्टीम के सहारे उठते देखा, क्योंकि हीट जा रही थी नीचे से, और जब हीटअप होगा तो स्टीम अपने आप वाटर वेपर के रूप में उड़ेगी, ऊपर आएगी। तो वो जो है तस्तरी को, प्लेट को वो ऊपर उठा रही थी। जब उन्होंने इतना देखा, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस या 5 कंकड़ रखे, स्टोन्स रख दिए छोटे छोटे। तो इससे क्या हुआ, ये तस्तरी अब उठलू हो गई। समझ पा रहे हैं? अब जब देर में उठना शुरू हो गई, तो ज्यादा स्टीम जब आती है तब वो तस्तरी ऊपर उठती है। जब हमारी ज्यादा स्टीम तस्तरी कराती तो वाटर वेपर क्या उसको ऊपर उठाता है। चीज उन्होंने देखी, तब उनके किया कि स्टीम के बारे अगर हम ही चीज को दूसरे डायरेक्शन में लगाते हैं तो इसका एक बेनिफिट और बेनिफिशियल यूज रहेगा। इसे तो हम कहीं भी ट्रांसपोर्ट में यूज कर सकते हैं। तब उन्होंने अपने स्टीम इंजन के विषय में नहीं सोचा था, वो केवल ऑब्जर्व थे और उसने फिर आगे चलकर वही जेम्स वाट ने क्या करा, स्टीम इंजन बनाया। तो ये क्या हुआ बेटा, ये एक एप्लीकेशन में छोटा सा एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन करने पर ये ज्ञान क्या हुआ, एप्लीकेशन में कन्वर्ट हो गया। एप्लीकेशन क्या बन गई, फिर जब ट्रेन इंजन बनने लगे तो वो एक टेक्नोलॉजी हो गई, जिसके जन्मदाता टेक्नोलॉजी वो कौन किसने दिया था, जेम्स वाट ने दिया था। ऐसी कई सारी डिस्कवरी हुई जिसमें अलग अलग कारण बने, और वो एक छोटे से प्रयोग में और ऑब्जर्वेशन करने में सामने आए थे। तो क्या है, एक ऐसा विषय है जिसमें ज्ञान का करते हैं, चीजों को सोचते हैं, उनके बारे में प्रयोग करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। और क्या ऑब्जर्व करते हैं कि प्राकृतिक घटनाओं पर जब हम आकलन करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, तो वही हमारी साइड साइंस में अल्टीमेट टेक्नोलॉजी में आज। तो डेफिनेशन है ये, आप एक नोटबुक में एक साइड में जहां आप अपना नोट्स बना रहे हैं उसमें आप एंटर कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं। Going to the next slide. So today we will study about what are units and what are dimension and their meaning. यूनिट यानी कि राशियां, फिर देयर मेजरमेंट का लोग इसके विषय में। गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या समझेंगे, व्हाट यूनिट्स, नेचुरल वैल्यू। यूनिट्स क्या है, सबसे पहले राशियां क्या, तो न्यूमेरिकल वैल्यू में ही क्यों
डिटरमाइन की जाती हैं। व्हाट इज फी क्वांटिटीज, व्हाट इज द नीड ऑफ मेजरमेंट, यानी कि इन राशियों को मापने की जरूरत क्यों हुई। फिर व्हाट आर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट, मतलब एक यूनिट का, एक राशि का वह कौन कौन सा गुण है जो उसे राशि बनाता है। एक राशि होने के लिए कौन कौन सी शर्तों को लागू होना पड़ेगा या किन किन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा जिससे एक अच्छी राशि कहलाएगी। काइंड ऑफ यूनिट्स और क्राइजेशन क्वांटिटीज, तो ये यूनिट कितने तरीके की हैं, इनके प्रकार कौन कौन से हैं, इस विषय में पढ़ेंगे। फिर ये है यूनिट क्वांटिटीज या फिजिकल क्वांटिटीज बोल लें तो ये दो तरीके की होता है। पहला फंडामेंटल क्वांटिटीज, दूसरा क्या है क्वांटिटी। समझ, तो सबसे पहले हम लेंगे व्हाट इज यूनिट। इससे पहले बताइए कि जब भी आप मार्केट जाते हैं तो अपना जो तो अपनी हर एक सामान का अलग एक मापनी होता है। जैसे आप चीज लेने, सॉलिड ऑब्जेक्ट लेने जाएंगे तो क्या करेंगे, केजीज में लाएंगे। अगर आप लिक्विड लेने जाएंगे, ऑयल लेने जाएंगे या आप बटर लेने जाएंगे तो क्या करेंगे, लिक्विड में, बैरल में। अगर वैसा होगा तो क्या होगा कि हर एक चीज का अलग मेजरमेंट है, अलग मेजरमेंट कैपेसिटी है, उसकी अलग अलग तरीके से मेजर किया जाता है। अगर आप लाएंगे तो उस लेंथ में मेजर करते हैं, तो हर एक चीज का अलग एक मापनी और एक स्टैंडर्ड होता है जिसमें वो मेजर की जाती है। तो यूनिट क्या हुई, यूनिट क्या है, यूनिट इट इज अ स्टैंडर्ड विच इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। मीन्स क्या है, फिजिकल चीज या भौतिक राशियों को मापने वाला मान। समझ पाए। गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यूनिट क्या है, मैंने अभी बताया कि फिजिकल क्वांटिटीज को मापने के लिए जो आवश्यक मानक होता है वो हमारा यूनिट होता है। यानी कि मान लीजिए जैसे आप किसी भी दुकान पर जाते हैं तो बोलते हैं सर हमें 1 केजी चीनी दे दीजिए, 1 केजी चीनी दे दीजिए। तो उस समय क्या होगा कि आप शॉपकीपर सर को ये बोल कि हमें 1 केजी चीनी चाहिए, 1 केजी। ये तो नहीं बोलेंगे कि 1 चीनी दे दो या 1 ऑयल दे दो। 1 ऑयल मीन्स अब ये क्या है, अब ये क्या है कि आपको 1 के साथ केजी भी लगाना पड़ा या 1 के साथ लीटर भी लगाना पड़ा। तो ये 1 क्या है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, और केजी क्या है, ये उसकी यूनिट है, मात्रक है। समझ पा रहे हैं, 1 केजी क्या है, उसकी यूनिट है, मतलब उसका मानक है, वो किसमें जाएगी उसको बताता है। 1 लीटर क्या है, लीटर भी मानक है लिक्विड का। समझ पाए। अब यूनिट को समझने से पहले 3 चीजें सामने आती हैं। पहला होता है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी, तीसरा टेंसर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या है बेटा, जस्ट एक सेकंड।
Scalar quantities are those quantities which have only magnitude, but not direction. So having only magnitude, those quantities which are having only magnitude are called scalar quantities. ऐसी विरासत जिनके पास हुआ है स्केलर क्वांटिटीज कही जाती है। फिर क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज क्या है? ऐसी वे राशियां या ऐसी यूनिट जो जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। Those which having magnitude as well as डायरेक्शन। समझ पाए? तो ऐसी वे भौतिक राशियां ना मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होती है, कहलाती हैं क्वांटिटीज कही जाती है। फिर क्या है? थर्ड वन है टेंसर क्वांटिटीज। थर्ड क्या है बेटा? टेंसर क्वांटिटीज। इसमें क्या होता है? Those quantities which are have magnitude, direction as their plane on which they act, मतलब क्या है कि ऐसी वे भौतिक राशियां जिनका परिमाण होता है और साथ ही साथ डायरेक्शन होती है और फिर एक प्लेन भी होता है जिस प्लेन पर वो एक्ट करती हैं, कार्य करती हैं। समझ पाए? स्केलर क्वांटिटीज को हिंदी में बोला जाता है अदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटीज को बोला और को टेंसर राशियां। तो समझ आया कि पहली क्या है? स्केलर क्वांटिटीज इनके पास केवल अपना एक परिमाण या मैग्नीट्यूड होता है तो वो स्केलर क्वांटिटीज कही जाती हैं। वेक्टर क्वांटिटीज जिनमें एक परिमाण और निश्चित दिशा होती है वेक्टर क्वांटिटीज में आती हैं। और टेंसर क्वांटिटीज माने मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन भी होता है एक्ट करती हैं। टेंसर क्वांटिटीज आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं इधर ये एक्सेप्शनल है, इसको आप स्टार बनाकर कहीं लिखते हैं। ये आपके में पूछी नहीं जाएंगे, यहाँ पर चला है तो मैं बता दे रहा हूँ। यूनिट जब पढ़ी हैं तो मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो है स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज और टेंसर क्वांटिटीज भी होती हैं। फिर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। समझ आया बेटा? व्हाट आर स्केलर, वेक्टर और टेंसर क्वांटिटीज? तो व्हाट आर फिजिकल यूनिट? फिजिकल यूनिट यानी कि भौतिक राशियां क्या है? द यूनिट रिलेट टू एनी फिजिकल फिनोमेना, यानी कि
संबंध किसी नेचुरल फिनोमेना है तो जाहिर से फिजिकल होगी। फिजिकल फिनोमेना से अगर किसी एक राशि का संबंध है और क्या होता है कि रिलेटेड विद न्यूमरल्स, अभी मैंने जो केजी और 1 लीटर वाला एग्जांपल दिया था वो क्या था, उसमें मानक था यानी कि यूनिट थी और एक न्यूमरल यानी कि डिजिट या को आप इंटीजर बोल सकते हैं वो। तो वो क्या होता है कि फिजिकल फिनोमेना से रिलेटेड होने चाहिए और उनके नंबर भी होने चाहिए, वो नंबर में रिप्रेजेंट होने चाहिए। फिर इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी वे राशियां जो अंकों में प्रदर्शित करी जाए और उनका संबंध किसी भी फिजिकल फिनोमेना से हो और वो मापने योग्य हों। ऐसी वे राशियां जिनका भी फिजिकल से उनका रिलेशन हो और किसी भी अंकीय रूप से किया जाए, ऐसी राशियां फिजिकल यूनिट्स बोली जाती हैं। इंग्लिश वाले बच्चे समझे। are related to any physical phenomena and are related with numbers, numerals, different ways, direct or indirect, which can also be measurable, are called physical unit. तो एग्जाम्पल इसमें उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि लेंथ भी है, मास है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, ये सारी क्वांटिटी समझ पाए। Going to the next slide. What is need of measurement? जब यूनिट्स पढ़ लिए, यूनिट को मेजर करने की जरूरत क्या पड़ी? What of measure? There is a emergency call. We will point out to the topic. So, what are the needs of measurement? What are the needs of measurement? मतलब मेजरमेंट करने क्या जरूरतें हैं हमारी? तो there are different measurement needs which have to be fulfilled. Quantity. First one is particular standard. जो भी हमारी यूनिट्स हैं एक होना चाहिए, नहीं मानना चाहिए। समझ आया? ऐसी राशियां जिनका एक निश्चित मानक हो वे राशियां फिजिकल क्वांटिटीज कही जाती हैं। फिर पर्टिकुलर फंडामेंटलिटी हो, एक निश्चित मूल स्वरूप होना चाहिए। समझ पा रहे हैं? एक निश्चित मूल स्वरूप होना चाहिए हर एक राशि का। समझ पाए? ऐसा नहीं एक चीज फिर वो लिक्विड हो, उसको फिर हम लिक्विड में या लीटर से माप रहे हैं। समझ पाए? पर्टिकुलर फंडामेंटलिटी होनी चाहिए, एक उनका मूल स्वरूप होना चाहिए। एक निश्चित मूल स्वरूप अगर होगा तभी हम उसको माप पाएंगे।
फिर क्या है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस, जो है इंटरनेशनल एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, इंटरनेशनल एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। यानी कि अगर हम एक जगह पर कोई चीज लें तो वो कहीं पर भी उसी मानक में उसी तरीके से मिले हमें। ऐसा नहीं है कि अगर हम कहीं एक जगह पर लेते हैं वो अलग तरीके से मिलती है, दूसरी जगह पर लेंगे तो वो अलग तरीके से अलग मानकों में मिलेगी, ऐसा नहीं होता। इंटरनेशनल एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। फिर क्या है, वैल्यू टू डिसाइड, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी क्या है, वैल्यू टू डिसाइड। उनका जो है मान, उनका जो मान होता है वो हम एक एक निश्चित तरीके से डिसाइड कर लें, ये चीज इतने में इस चीज ये मानक जो है इस तरीके से मिलेगा। जैसे सॉलिड है तो सॉलिड केजीज में तोला जाता है, वो मीटर में मापते हैं, टेम्परेचर को केल्विन में। इस तरीके से हर एक अलग राशि का अलग अलग मात्रक है, मेजरेबल स्केल है। ये जब चीजें सामने आई तो फिर मेजरमेंट होने लगा, नीड मेजरमेंट की जरूरत पड़ी। इन सारी चीजों को देखते हुए फिर हमने मेजरमेंट स्टार्ट किया, मापना स्टार्ट किया। तो गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब क्या आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज यानी कि एक भौतिक राशि में क्या क्या गुण होने चाहिए, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली क्या है, इट शुड बी वेल डिफाइंड, वो जो है वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए, एक सही तरीके से ज्ञात होनी चाहिए। दूसरा क्या है, इट शुड हैव अ कन्वीनियंट मैग्नीट्यूड, यानी कि ऐसी राशियों का एक निश्चित परिमाण होना चाहिए, और वो परिमाण कैसा होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए, यानी कि इजी होना चाहिए। फिर इट शुड नॉट वेरीज विद एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड रिमेन कांस्टेंट एट एनी प्लेस एंड टाइम, यानी कि उनका परिवर्तन किसी भी बाहरी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करना चाहिए और हर जगह या हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, एक समान रहनी चाहिए। समझ पाए? बताइए कहाँ समझ नहीं आया बेटा गौरव? मैग्नीट्यूड, कन्वीनियंट मैग्नीट्यूड माने क्या होता है, उसका एग्जिस्टेंस, वो जो पृथ्वी पर या हमारे पर्यावरण में किस तरीके से एग्जिस्ट करती है, उसका जो है एक निश्चित परिमाण होना चाहिए। जिस तरीके से आपने मैटर्स पढ़े थे, मैटर्स कितने तरीके के होते हैं, आपका सॉलिड फर्स्ट स्टेट है, दूसरी लिक्विड है, तीसरी गैसियस है, फिर दो अलग है, वो तो अलग चीज है। तो उनका एक निश्चित परिमाण होता है, उनकी एक निश्चित असीमितता होती है, अस्मितता होती है। तो वो कहीं ना कहीं मैटर क्या है बेटा, मैटर जो ऐसी वो चीज जो जगह घेरती है और जिसका अपना मास होता है। समझ पाए? वो चीज क्या है, मैटर। अब यही फैक्ट क्या है, यहाँ पर भी वर्क करता है, कन्वीनियंट मैग्नीट्यूड, यानी कि एक निश्चित परिमाण में जब तक राशि नहीं होगी तो वो एक अच्छी राशि नहीं मानी जाती। समझ पाए? तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, नॉट वेरीज विद द एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड रिमेन कांस्टेंट, किसी भी बाहरी फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए, हर समय वो सेम रहनी चाहिए, हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। यानी मान लीजिए कि आपने सुबह कोई चीज
का वजन लिया और वो 2 किलो निकली। फिर आपने दोपहर या शाम को या रात में जब कभी भी हम किसी भी वस्तु का वजन या उसको मापते हैं या उसको तौलते हैं तो वो उतनी ही होनी चाहिए जितनी की पहली बार में थी। समझ में आया? एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या क्या हैं? एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके जितने भी फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एयर या ग्रेविटी, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर हैं। इनका भी अगर फर्क पड़ता है किसी भी यूनिट पर, तब वो जाकर हमारी क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। अब नेक्स्ट क्या है? इट शुड बी इजीली एसेसेबल। द क्वांटिटीज शुड ऑलवेज हैव accessibility which should be easy to follow। यानी कि ऐसी राशियों का हम इजी वे में, इजी ढंग से, एक साधारण ढंग से, एक सही तरीके से एसेस कर पाए, यानी कि हमें वो चीज प्राप्त हो, तब वो जाकर हमारी एक अच्छी राशि का या अच्छी फिजिकल क्वांटिटीज के गुण में से आती। समझ गए? पेरिशेबल, द सेकंड वन पॉइंट इज इट शुड नॉट पेरिशेबल। पेरिशेबल माने अगर हम उसको कन्वर्ट भी कर दें तो वो अपने वजन या जो मापने की विधि है या इकाई है उसको, उसमें परिवर्तन ना हो, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। समझ पाए? पेरिशेबल माने होता है जब भी हम किसी भी राशि में परिवर्तन कर देते हैं तो वो परिवर्तन हमारे मैग्नीट्यूड पर, हमारे मानक पर अगर फर्क नहीं डाल रहा है तो वो एक अच्छी राशि होगी। फिर क्या है? लास्ट वन है बेटा, इट शुड बी इजी टू कॉपी। इट शुड बी इजी टू कॉपी, यानी कि वो चीज, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो हम इजिली कॉपीबल हों, यानी कि ऑब्जर्व कर सकें, जिनको हम, वो फिजिकल क्वांटिटीज एक गुड फिजिकल क्वांटिटीज में मानी जाती हैं। और ये एक गुण होता है फिजिकल क्वांटिटीज। ये इतने सारे चीज हमने बताई कि एक फिजिकल क्वांटिटी वेल डिफाइंड होनी चाहिए, दूसरा कन्वीनियंट मैग्नीट्यूड रखती हो, तीसरा एक्सटर्नल फैक्टर पे इफेक्ट न करती हो, उसमें परिवर्तन ना होता हो एक्सटर्नल फैक्टर आने पर, और किसी भी जगह पर या किसी भी समय के अंतराल में वो उनका परिमाण बदलना नहीं चाहिए, और इजीली एसेसिबल हो, पेरिशेबल नहीं होनी चाहिए, और इजी टू ऑब्जर्व या कॉपी होनी चाहिए। फिर कैटेगराइजेशन ऑफ क्वांटिटीज, यानी कि इन फिजिकल क्वांटिटीज को कितने भागों में विभक्त किया गया है। समझ में आया? फिजिकल क्वांटिटीज हम लोगों ने समझी होता है। अब उनका अलग अलग कैटेगराइजेशन कैसे होता है? देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, वन इज फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड द अदर वन इज डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड यूनिट क्वांटिटीज एक ही बात है, तो यूनिट अगर बोलें तब भी ठीक है और क्वांटिटीज बोलें तब भी ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, वन इज फंडामेंटल यूनिट्स, द वन इज डिराइव्ड क्वांटिटीज और डिराइव्ड यूनिट्स। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या हैं? ऐसी वे राशियां जो किसी दूसरी राशि से उत्पन्न नहीं, are called fundamental quantities or fundamental units. Those quantities which are not derived by any other quantities or physical unit are called
फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटीज। फिर ऐसी वे राशियां, दूसरे में क्या है ड्राइव्ड यूनिट, वे राशियां जिनका प्रादुर्भाव या जिनको हमने किसी दूसरी यूनिट्स के सहारे उसकी हेल्प से ड्राइव किया हो, ये यूनिट्स हमारी ड्राइव्ड यूनिट कही जाती है। समझ पाए? ऐसी यूनिट जिनका प्रादुर्भाव या जिनका ओरिजिन कहीं दूसरी फंडामेंटल यूनिट पर होता है, वो हमारी ड्राइव्ड यूनिट बोली जाती है। फंडामेंटल यूनिट्स भी 7 तरीके की होती हैं। इनको शायद 7 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है मास, दूसरा है टाइम, तीसरा है लेंथ, चौथा है टेम्परेचर, पांचवा है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, टेम्परेचर, सातवां है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये जो हैं हमारे 7 टाइप्स के फंडामेंटल यूनिट्स हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब ड्राइव्ड यूनिट क्या है? मैंने बताया कि ड्राइव्ड यूनिट्स आर दोज यूनिट विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब क्या है कि ऐसी वे राशियां जो फंडामेंटल यूनिट्स से मिलकर बनती हैं या उनका दो फंडामेंटल यूनिट्स की जो ड्राइव्ड यूनिट बनाती हैं। जब दो फंडामेंटल यूनिट अगर फंडामेंटल किसी का निर्माण ड्राइव्ड यूनिट्स बोली जाती है। स्पीड, एरेशन, वर्क, एनर्जी, ये पावर आती है। तो ये जो है हमारी क्या कहलाती हैं? ड्राइव्ड यूनिट्स कहलाती हैं। समझ पाए? फंडामेंटल यूनिट 7 तरीके की होती हैं, ड्राइव्ड यूनिट कई प्रकार की हो सकती हैं। जिस तरीके से हम ड्राइव कर लें तो उनकी संख्या निश्चित नहीं है बेटा। समझ पा रहे? चलिए, फंडामेंटल यूनिट्स एंड देयर, यानी कि फंडामेंटल फिजिकल की क्या है और उनकी यूनिट्स क्या है, उनके सिंबल कौन कौन से होते हैं और वो किस समय या किस मानक पर सर्टिफाइड किए गए। समझ पा रहे हैं? कहाँ समझ नहीं आया बेटा? अर्पिता, फंडामेंटल, पर्टिकुलर फंडामेंटलिटीज, यानी कि उसका एक निश्चित मूल स्वरूप होना चाहिए। यही तो पॉइंट नहीं समझ में आया? माने होता है कि एक जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका एक निश्चित स्वरूप होना चाहिए, एक मूल स्वरूप होना चाहिए जिसमें हम उसको मेजर कर सकें। आप ही बताइए, अगर मेजर करने के लिए हमें फंडामेंटलिटी नहीं होगी, यानी कि उसका निश्चित आकार नहीं होगा, तो क्या हम मेजर कर पाएंगे? उसका चेंजमेंट, उसका मॉडिफिकेशन हर बार होता रहेगा। समझ पा रहे? तो क्या है कि पर्टिकुलर फंडामेंटलिटी होनी चाहिए, उसका एक निश्चित स्वरूप होना चाहिए, आकार होना चाहिए, साइज होना चाहिए, तभी जाकर एक अच्छी फिजिकल क्वांटिटी होगी। समझ पाए? एनी अदर डाउट? क्लियर हुआ? चलिए, तो हम लोगों ने अभी क्या क्या देखा? यूनिट, डायमेंशन एंड देयर मेजरमेंट। यूनिट्स हमने पढ़ी क्या क्या हुई और डायमेंशन क्या क्या हुए। फिर देयर मेजरमेंट, उनका मेजरमेंट कैसे करते हैं।
या नीड ऑफ मेजरमेंट हम लोगों ने आज पढ़ा। इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़े? व्हाट इज यूनिट्स? यूनिट क्या है? द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड यूनिट। अब न्यूमरल वैल्यू ही क्यों ली गई? किसी ने क्वेश्चन किया? ही आपके माइंड में स्टक होना चाहिए था कि जो यूनिट हैं उनको केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज में ही क्यों लिया गया? कोई अदर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में या किसी भी अन्य तरीके से, किसी अन्य दूसरे लैंग्वेज में हम लोगों ने इसका मेजर क्यों नहीं किया? न्यूमेरिकल वैल्यू को इस वजह दिया गया बेटा क्योंकि न्यूमेरिकल या इंटीजर्स कभी भी हमारे नहीं होते। मैथमेटिकल टर्म जो है, अंक गणित है, अर्थमेटिक है, अंकीय मान इनका कभी चेंज नहीं होता है। इस वजह हमने यूनिट को मेजर किया वैल्यूज में, अंकों में। की बात है, यूनिट्स को हम लोग हमेशा क्या करते हैं? न्यूमरल वैल्यू में लेते हैं। फिर क्या था? व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज? व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज यानी कि फिजिकल क्या या भौतिक राशियां क्या? भौतिक राशियां वे राशियां हैं या वे यूनिट्स हैं जिनका अपना मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन होता है, अस्तित्व होता है, वजन होता है। वही राशियां क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। समझ पाए? व्हाट इज नीड ऑफ मेजरमेंट? नीड ऑफ मेजरमेंट में हम लोगों ने क्या देखा था कि जिस राशि का एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, फंडामेंटलिटी हो, इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस हो और वैल्यू टू डिसाइड हो। यानी कि अगर एक राशि का पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है, मूल स्वरूप हो, सबसे पहली बात। दूसरी क्या है? पहली बात है कि एक मानक होना चाहिए, निश्चित मानक होना चाहिए। दूसरी बात फंडामेंटलिटी होनी चाहिए, यानी कि एक मूल स्वरूप होना चाहिए। और हर जगह पर कहीं भी चले जाएं तो उनका एक अपना इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस होना चाहिए। एक्सेप्टेंस माने कहीं भी उनको अगर हम मेजर करते हैं तो हर जगह वही चीज, वही मानकों में मेजर की जाती हैं। ऐसी राशियां एक अच्छी राशियां मानी जाती हैं। और वैल्यू टू डिसाइड यानी कि जो उनका जो मान है वो एक निश्चित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं भी अगर हम आज मान लीजिए किसी अलग जगह में हैं, वहां पर उसकी अलग वैल्यू है, वहां दूसरी जगह पे अलग वैल्यू है, तीसरी जगह पे अलग वैल्यू है। देयर शुड नॉट बी मॉडिफिकेशन इन द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। समझ? फिर क्या पढ़ा था? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल और फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज कैसी होनी चाहिए? वेल डिफाइंड होनी चाहिए। उनका एक कन्वीनियंट इजिली मैग्नीट्यूड होना चाहिए, यानी कि परिमाण होना चाहिए। और किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर पर वो डिपेंड नहीं होनी चाहिए। और हमेशा किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर पर, चाहे वो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर या एयर फैक्टर, ग्रेविटी, इस पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए हर जगह। तो और दूसरी चीज क्या है कि प्लेस और टाइम अगर वेरी करता है तो भी वो चीज हमारी, वो फिजिकल क्वांटिटीज हमारी बदलनी नहीं चाहिए। इजिली एसेसिबल हो, नॉट परमिशिबल हो, नॉट पेरिशेबल हो। और दूसरी चीज इजी टू कॉपी होनी चाहिए, यानी कि उनको उनका जो है ऑब्जर्वेशन या उनका अनुकरण हम कर पाए सही तरीके से। समझ पाए? फिर क्या था? कैटेगरीज
यूनिट जो है दो तरीके की होती हैं। पहला होता है फंडामेंटल यूनिट, दूसरा होता है ड्राइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स हमारी हर तरीके की होती हैं और फंडामेंटल होती हैं राशियां जिनका किसी दूसरे यूनिट से मिलकर नहीं बनी हैं, वो खुद ही नेचर में एग्जिस्ट करती हैं। ऐसी राशियां क्या हैं? फंडामेंटल यूनिट्स हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ड्राइव्ड यूनिट क्या है? ड्राइव्ड यूनिट आर दोज यूनिट विच आर ड्राइव्ड विद द हेल्प ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स। देयर आर 7 main or major fundamental unit. One is length, mass, time. Fourth one is temperature. Fifth one is electric current. Sixth one is amount of substance. Seventh one क्या है? Luminous intensity. दो अलग तरीके की होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, वो होती हैं सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल। ऐसी करके ये हमारी 9 फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं फंडामेंटल यूनिट्स में होती हैं। और ड्राइव्ड यूनिट के एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? स्पीड, वेलोसिटी, एनर्जी, वर्क, प्रेशर, कुछ भी होगा। जब दो फंडामेंटल क्वांटिटीज मिलकर एक ड्राइव्ड यूनिट का निर्माण कर, वो क्या कहलाती है? ड्राइव्ड यूनिट कहलाती है। समझ में आया? स्केलर, वेक्टर और टेंसर कौन सी हैं क्वांटिटीज? जिनके पास अपना खुद का मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर क्वांटिटीज जिनके पास अपना खुद का मैग्नीट्यूड और खुद की डायरेक्शन होती है। और टेंसर क्वांटिटीज मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी होती है और एक प्लेन भी होता है जिस पर वो एक्ट करता है। तो सारी क्या है? अलग अलग कैटेगरीज मतलब विभाजन, अलग अलग तरीके के स्केलर, वेक्टर और टेंसर। टेंसर जो है आपके सिलेबस में नहीं है। जब तक किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। यहाँ तक अगर किसी को कुछ भी समझ नहीं आया हो तो पूछिए। देखिए, आज जो है हमारा पहला लेक्चर था साइंस का। अब आगे आगे धीरे धीरे हम लोग बढ़ते जाएंगे और आपको सभी को डेली करना पड़ेगा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज साइंस ऐसे नहीं समझ में आएगी। समझने के लिए आपको टू बी रेगुलर बेटा, you have to join regularly on the scheduled time which is given by me or which is shown to you on your scheduled timetable। सभी के ऐप में या वेबसाइट्स में जिससे भी आप यूज करते हैं वहां पर आपको टाइम टेबल लिखा मिल जाता है। वहां पर आप विजिट करेंगे और अपने टाइम को नोट कर लेंगे। अर्ली बेसिस पर आप साइंस का लेक्चर, जिसका भी लेक्चर है, उसको ज्वाइन करेंगे। अपने दूसरे भी साथियों को समझा देंगे कि जो है आज का लेक्चर पहला लेक्चर है और इससे भी आगे हम लोग अच्छी बातें जो भी साइंस से रिलेटेड हैं, जो भी टॉपिक्स को डिटेल में। तो इनरोलमेंट की प्रोसेस में दिक्कत आती है कभी कभी। इनरोलमेंट में क्या होता है, आपको जस्ट हमारे जो क्लासरूम आईडी है उसको डालना पड़ता है और इनरोल करना होता है। फिर वो जो रिक्वेस्ट है वो मेरे तक आ जाती है, मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। आप जस्ट यू कैन सिंपली वॉच द लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर। इफ सपोज दैट अगर आप नहीं आए किसी भी दिन, तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे? रेड लेक्चर्स देख लेंगे। समझ पर को रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो आप पहले क्या करेंगे? एप्लीकेशन
इंस्टॉल करेंगे प्ले स्टोर से, फिर उसमें एज अ स्टूडेंट रजिस्टर करेंगे, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, फिर आपके में एक जो OTP आएगा उसको देंगे, देन ओके करने के बाद आप स्टूडेंट के लिए रजिस्टर हो जाएंगे। समझ पा? एनरोलमेंट का प्रोसेस रजिस्ट्रेशन के बाद होगा। 10वीं क्लास के लिए करना चाहते हैं उसकी क्लासरूम आईडी ये तो आगे हम फिर पढ़ेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी या डिराइव्ड यूनिट क्या क्या हैं, उनको डिटेल में कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़िए।